Welcome, friends, in today's session of Business Regulatory Framework subject. And what we are dealing with is Sale of Goods Act 1930. Let's have today's question. What we are going to discuss in today's session is explain the rules of transfer of ownership depending on the type of goods, and the type of goods today we are going to cover is unspecific goods, or it may be future goods. Future goods also includes contingent goods. So they can ask you in different way also. They can ask you explain rules of transfer of ownership of specific goods, or they can ask you in other way explain rules of transfer of ownership of future goods, or explain rules of transfer of ownership of contingent goods. So in any of the three pattern of goods, if they ask you, the rules will be followed is what we are going to discuss today as per section 23 subsection 1 and as per section 23 subsection 2 is what we are going to discuss today. So let us start the session now. इससे पहले सर हमने पिछले सेशन में कवर किया था ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन केस ऑफ एज सर्टेन गुड्स और वी कैन से स्पेसिफिक गुड्स, जिसके अंदर हमने 3 सेक्शन के हिसाब से बेसिकली चर्चा की थी, सेक्शन 20, 21 एंड 22। तो वहां आपने स्पेसिफिक गुड्स में ये 3 सेक्शन की डिटेल में चर्चा कर दी। और सेक्शन 18 कॉमन है, जनरल है, आप सब में चाहे तो लिख सकते हैं। स्पेसिफिकली एज सर्टेन गुड्स एंड अनएसर्टेन गुड्स में ये सेक्शन 18 कॉमन है, तो आप इंट्रोडक्शन के बेसिस पे इसके ले सकते हैं और आप इसको इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। So let us now see what is the general rule in case of transfer of ownership. Ownership कब ट्रांसफर होती है फ्रॉम सेलर टू द बायर, यही पूरे रूल्स में समझाने की कोशिश की गई है कि ओनरशिप किसकी हो रही है इन केस ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, इन केस ऑफ अनस्पेसिफिक गुड्स, हु इज द ओनर, व्हाट इज द टाइम, at what time the ownership is transferred from one person to another person. Timing important. So based on the timing, at what time the ownership is transferred from seller to the buyer is what we are discussing. क्योंकि जिसकी ओनरशिप होगी उसका रिस्क होगा in the event of loss. The general rule is that no property in goods is transferred to the buyer unless and until the goods are ascertained as per section 18. इसकी चर्चा हम आगे कर चुके हैं, एक बार फिर से हम इसकी शॉर्ट में चर्चा करेंगे कि जब तक गुड्स स्पेसिफिक नहीं होंगे उनकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो सकती। द गुड्स ओनरशिप कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अनलेस एंड अनटिल द बायर मेक्स द एसर्टेनमेंट ऑफ द गुड्स। जब तक आप डिसाइड नहीं करेंगे, फिक्स नहीं करेंगे, आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, सिलेक्शन नहीं करेंगे कि आपको एग्जैक्टली क्या खरीदना है, तब तक उसकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो सकती। द गुड्स मस्ट बी स्पेसिफिक। अगर अनस्पेसिफिक है तो उसको स्पेसिफिक करना पड़ेगा। तो एसर्टेनमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर एसर्टेनमेंट प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती है आपकी, ओनरशिप कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। फॉर एग्जांपल लेते हैं इस बेसिस पे। अनुराग एग्रीड टू सेल टू बासु 100 बैग्स ऑफ राइस आउट ऑफ 1000 बैग्स ऑफ राइस लाइंग इन हिज गोडाउन। अनुराग सेलर है और बासु जो है बायर है। अनुराग और बासु के बीच में एक तरीके से एग्री करते हैं दोनों कि 100 बैग्स ऑफ राइस बेचे जाएंगे। 1000 बैग्स जो पड़े हैं उसके गोडाउन में, अनुराग के गोडाउन में 1000 बैग्स ऑफ राइस पड़े, उसमें से 100 बैग्स बासु को देने हैं। द प्रॉपर्टी इन गुड्स शैल नॉट पास टू बासु अंटिल एंड अनलेस 100 बैग्स ऑफ राइस आर सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट। जब तक आप 1000 बैग में से 100 बैग सेपरेट नहीं करेंगे, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। तो क्या करना है सर, एक तो एसर्टेनमेंट करना है। एसर्टेनमेंट का मतलब क्या है सर, फिक्स करना है, सिलेक्शन कर देना है कि एग्जैक्टली कौन सी चीज आपने खरीदनी है। स्पेसिफिक गुड्स शुड बी स्पेसिफाइड। स्पेसिफिक होगा तभी उसकी ओनरशिप ट्रांसफर होगी। तो जो अनएसर्टेन गुड्स है उसको एसर्टेन करने पड़ेगी, जो चीज अनिश्चित है उसको निश्चित करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 1000 बैग्स ऑफ राइस अलग अलग ब्रांड के पड़े हुए हैं, कोलम है, लश्करी है, उसमें भी अलग अलग ब्रांड्स आती है। तो उन ब्रांड्स में से भी आपने डिसाइड कर देना है, डिस्क्राइब कर देना है एग्जैक्टली आपने कौन से ब्रांड की राइस खरीदनी। जब तक ये स्पेसिफाई नहीं होगा ओनरशिप कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, ये हो गया एसर्टेनमेंट की बात। सो द फर्स्ट स्टेप फॉर ट्रांसफरिंग द ओनरशिप ऑफ
अनएसर्टेन गुड्स इज टू आइडेंटिफाई और एसर्टेन द गुड्स। ये पहला स्टेप है। जो चीज अनिश्चित है उसको निश्चित करनी है कि आपने एग्जैक्टली क्या खरीदना है। जब तक आप एसर्टेन नहीं करेंगे, ओनरशिप कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। एसर्टेनमेंट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द गुड्स टू बी सोल्ड टू द बायर। एसर्टेनमेंट यानी निश्चित करना है, आपने सिलेक्शन कर देना है एग्जैक्टली आप क्या खरीदना चाहते हैं। अलग अलग 10 से 15 ब्रांड के राइस पड़े हों तो उसमें से आपको एक डिसाइड करना पड़ेगा एग्जैक्टली आप क्या खरीदना चाहते हैं। जब तक आप ये नहीं करेंगे, until and unless you don't do this process of selection or identifying the goods, the ownership cannot be transferred, the goods cannot be sold, the ownership cannot be transferred to the buyer। चलिए, आपने आइडेंटिफाई कर दिया, सिलेक्शन कर दिया कि भाई 15 ब्रांड में से मेरे को ये ब्रांड के राइस खरीदने हैं, ये आपका डिस्क्रिप्शन फाइनल हो गया। इसको एसर्टेनमेंट कहते हैं। आपने सिर्फ फाइनल किया है कि आपने एग्जैक्टली 15 में से कौन सी एक ब्रांड खरीदनी है। आपने सिर्फ ये फाइनल किया, सिलेक्शन किया एक तरीके से। आफ्टर द गुड्स हैज बीन एसर्टेन, आपने एसर्टेनमेंट कर दिया। द नेक्स्ट स्टेप इज देयर अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन टू बायर। एप्रोप्रिएशन क्या होता है सर, ये समझना है। अब एलोकेशन करना है गुड्स का। ये जो 1000 बैग्स पड़े हैं ना, उसमें से मान लीजिए 100 बैग्स का आप ऑर्डर दे रहे हैं, तो वो 100 बैग्स सेपरेट करने पड़ेंगे। उसको कहते हैं एप्रोप्रिएशन, सेपरेशन, एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ये अनकंडीशनल होना चाहिए, इसमें कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। सेलर ऐसा नहीं कहेगा कि मैं दूंगा वही लेना पड़ेगा, ऐसा वो कंडीशन नहीं रख सकता। ठीक है। अगर बायर यूं प्रेफर करे कि भाई मैं अपने हिसाब से 100 बैग्स सिलेक्ट करूंगा, वही आपको मुझे देने हैं, एक ही ब्रांड के होंगे, वो अलग अलग ब्रांड के नहीं। जो अभी आप एक ब्रांड डिसाइड कर रहे हो, वो उसमें से 100 बैग्स, उसी एक ब्रांड के ही 1000 बैग्स पड़े हो, तो उसमें से 100 बैग्स आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। उसमें सेलर ऐसी कंडीशन नहीं रख सकता है कि मैं जो दूंगा वही आपको लेना पड़ेगा। इट इज नॉट सो। मैं एक ही ब्रांड की बात कर रहा हूँ। सो अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन सेकेंड स्टेप है। पहला स्टेप है एसर्टेनमेंट ऑफ गुड्स, सेकेंड स्टेप है अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन टू बायर। तो ये दो स्टेप में ये काम तमाम होता है, यूं समझ लीजिए। द ओनरशिप ऑफ द गुड्स इज ट्रांसफर्ड एज एंड व्हेन अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन इज डन टू द बायर। सेक्शन वाइज डिस्कशन करते हैं। जनरल बातें की अभी हमने। सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 प्रोवाइड्स दैट इन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ अनएसर्टेन गुड्स or future goods by description, the property in goods passes to the buyer when the goods are unconditionally appropriated to the contract। मैंने अभी जो आपसे चर्चा की वही यहाँ पे सेक्शन में रखा है। आप डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, आपको एग्जैक्टली कौन सी चीज चाहिए। हो सकता है वो चीज ऑन द स्पॉट हो, या हो सकता है वो चीज ऑन द स्पॉट अवेलेबल ना हो। ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ गुड्स इज देयर और द गुड्स मे नॉट एग्जिस्ट। जब आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, गुड्स का वर्णन कर रहे हैं, माल का वर्णन कर रहे हैं, हो सकता है वो मौजूद हो चीज या मौजूद न भी हो। मौजूद ना हो तो इसका मतलब क्या है, शायद उसका मैन्युफैक्चरिंग करना पड़े, उसका प्रोडक्शन करना पड़े, या उसको प्राप्त करना पड़े, एक्विजिशन। आपको फ्यूचर गुड्स की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। either the goods are required to be manufactured, it may be either required to be produced, or it may be either required to acquire। ये तीन में से कोई एक सिचुएशन हो सकती है फ्यूचर गुड्स की बात करें तो either the goods may be in existence or it may not be in existence। अगर ये सिचुएशन है तो क्या होगा सर, the property in goods passes to the buyer, means transferred to the buyer when the goods are unconditionally appropriated to the contract। हमने पहला स्टेप क्या दिया था, देखा था सर, जो चीज अनिश्चित है उसको निश्चित करना। आपने मान लीजिए अलग अलग ब्रांड की कोई चीजें देखी है कोई, तो उसमें से एक ब्रांड की चीज आपको डिस्क्रिप्शन उसका दे देना है कि मुझे भाई ये ब्रांड की चीज चाहिए, आप उसका नाम दे दीजिए। तो आपका एक एसर्टेनमेंट ऑफ गुड्स हो जाएगा। अनिश्चित से जो चीज आपको लेनी है वो निश्चित हो जाएगी। द अनएसर्टेन गुड्स शुड बी कन्वर्टेड इनटू एसर्टेनमेंट ऑफ गुड्स, ये हो जाना चाहिए। तो ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है, अभी हमने देखा। सेकेंड स्टेप इज दैट गुड्स की ओनरशिप यानी कि प्रॉपर्टी तभी पास होगी, बायर को तभी मिलेगी जब when the goods are unconditionally appropriated। Unconditional appropriation of the goods must be done and the goods must be delivered to the buyer। ये दूसरा स्टेप है। जैसे ये किया जाएगा, the ownership is transferred from seller to the buyer।
अब एप्रोप्रिएशन मैंने अभी आपको समझा ही दिया है डिटेल में। एप्रोप्रिएशन मीन्स द प्रोसेस बाय विच, एप्रोप्रिएशन जो है बायलेटरल प्रोसेस है, इतना माइंड में रखिएगा। दोनों का म्यूचुअल कंसेंट जरूरी है। एप्रोप्रिएशन में मेन चीज है म्यूचुअल कंसेंट होना दोनों पार्टीज का, सेलर और बायर का। So appropriation means the process by which the goods to be delivered under the contract are identified and set apart with the mutual consent of both the parties, namely seller as well as buyer. जो चीज आपने पसंद कर ली है एज अ बायर, आपने डिसाइड कर लिया आपने एग्जैक्टली क्या खरीदना है, एसर्टेनमेंट हो गया, तो अगला स्टेप एप्रोप्रिएशन है। एप्रोप्रिएशन करने के लिए दोनों का म्यूचुअल कंसेंट लेना जरूरी है। तो एप्रोप्रिएशन प्रोसेस जो है, सेलर बायर को पूछ के एप्रोप्रिएशन करेगा या बायर सेलर को पूछ के एप्रोप्रिएशन करेगा। एप्रोप्रिएशन दो तरीके से हो सकते हैं। एप्रोप्रिएशन एक्ट में बी डन बाय सेलर विद द कंसेंट ऑफ द बायर, और एप्रोप्रिएशन में बी डन बाय द बायर विद द कंसेंट ऑफ द सेलर। ये दो तरीके हैं एप्रोप्रिएशन का, यानी दोनों का म्यूचुअल कंसेंट जरूरी है। सो एप्रोप्रिएशन में बी डन आइदर बाय द सेलर, जैसे मैंने अभी बताया, और बाय द बायर विद द कंसेंट ऑफ द अदर। एक दूसरे का कंसेंट लेके एलोकेशन करना है, गुड्स का एप्रोप्रिएशन करना है, अपने मन से नहीं दे देना है, अपने मन से एप्रोप्रिएशन नहीं कर देना है। द कंसेंट ऑफ द सेलर और द बायर मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड एंड मे बी गिवन बिफोर और आफ्टर द एप्रोप्रिएशन इज मेड। एप्रोप्रिएशन करने से पहले, बिफोर, या एप्रोप्रिएशन करने के बाद कंसेंट लिया जा सकता है बाय आइदर ऑफ द पार्टी, ये भी पॉसिबल है। वंस द गुड्स आर एप्रोप्रिएटेड विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टीज, दे बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द बायर। अगर कंसेंट ले लिया है और एप्रोप्रिएशन कर दिया है, तो उसी वक्त, कंसेंट लेने के वक्त एप्रोप्रिएशन कर लिया है साथ साथ में, उसी वक्त ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। द गुड्स ownership is transferred from seller to the buyer as when the appropriation is made with the help of mutual consent of the parties। ये मेन पॉइंट है। हम वही चर्चा कर रहे हैं कि ओनरशिप कब ट्रांसफर हो रही है। ओनरशिप अनएसर्टेन गुड्स और फ्यूचर गुड्स में तभी ट्रांसफर हो जाती है जैसे ही एप्रोप्रिएशन कर दिया जाता है गुड्स का विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टीज। उसी वक्त ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, बायर को मिल जाती है, और बायर उसका मालिक बन जाता है और रिस्क भी बायर का हो जाता है। अब मैंने जैसे आपको बताया दो सिचुएशन होती है एप्रोप्रिएशन की, तो अब वो समझने की कोशिश करेंगे। कैटेगरी ए में आता है एप्रोप्रिएशन बाय द सेलर विद द बायर्स एसेंट। एसेंट यानी कंसेंट। सेलर हो सकता है एप्रोप्रिएशन करे, लेकिन सेलर एप्रोप्रिएशन करता है तो बायर का कंसेंट लेके एप्रोप्रिएशन करना है। दोनों रेडी होने चाहिए। गुड्स आर जनरली इन द पोजीशन ऑफ द सेलर, सो ही एप्रोप्रिएट्स द गुड्स विद द कंसेंट ऑफ द बायर। हम जब भी कोई चीज खरीदने जाते हैं तो उस चीज का पोजीशन नॉर्मली सेलर के पास होता है। तो हो सकता है सेलर एप्रोप्रिएशन कर दे, क्योंकि सेलर को पता है उस गुड्स कहाँ पड़े हैं, उसके पास कितना स्टॉक है और कौन से स्टॉक में से कौन सी चीज आपको देनी है, आपके लिए सही कौन सी रहेगी, ये सेलर को अच्छे से पता रहता है। तो ज्यादातर एप्रोप्रिएशन जो है, एप्रोप्रिएशन का जो प्रोसेस है, वो सेलर करता है नॉर्मली। In such a case, the property in goods shall pass to the buyer only when he agrees to such appropriation। बायर की एसेंट लेके, कंसेंट लेके ही एप्रोप्रिएशन करना है। अपने मन से सेलर ने 10 बैग 20 बैग निकाल के नहीं दे देनी है। सेलर ने पहले पूछ लेना चाहिए कि मैं अपने हिसाब से आपको 10 बैग दे दूं या आप खुद सेलेक्ट कर रहे हो कौन सी चाहिए आपको। नॉर्मली पूछा नहीं जाता है, लेकिन अगर आप बोल देते हैं कि भाई आप मुझे 10 बैग सीमेंट की दे दीजिए। देखिए नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, अजीत एग्रीड टू सेल 10 बैग्स ऑफ सीमेंट टू सुजीत आउट ऑफ हिज स्टॉक ऑफ 400 बैग्स। Ajit separates 10 bags with Sujit Ascent. The ownership of 10 bags would pass to Sujit as soon as this is done. So Ajit agreed to sell 10 bags of cement to Sujit out of his stock of 400 bags. अजीत कौन है पहले ये समझ लेते हैं। अजीत है यहाँ पे सेलर और सुजीत है यहाँ पे बायर। तो अजीत क्या एग्री कर रहे हैं सर, 10 बैग्स ऑफ सीमेंट बेचने की बात करें। अजीत के पास टोटल स्टॉक कितना है एक पर्टिकुलर ब्रांड का, 400 बैग्स ऑफ सीमेंट मान लेते हैं कि अंबुजा सीमेंट की 400 बैग्स उनकी गोडाउन में पड़े हैं, स्टॉक में पड़े हैं, और उसमें से 10 बैग सीमेंट की देनी है सुजीत को।
तो या तो सुजीत खुद 10 बैग निकालेगा, एप्रोप्रिएशन करेगा, या तो दूसरा ऑप्शन है अजीत 10 बैग निकाल के देगा। तो एप्रोप्रिएशन में बी डन बाय अजीत और एप्रोप्रिएशन में बी डन बाय सुजीत। ठीक है, गुड्स को सेपरेट करने का काम या तो सेलर करेगा या तो बायर करेगा। अगर सेलर करता है तो बायर की कंसेंट ले लेनी है, और अगर बायर करता है तो सेलर की कंसेंट ले लेनी है। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा पॉइंट है। तो अजीत अगर सेपरेशन करता है गुड्स का, 400 बैग्स में से 10 बैग्स देनी है, कौन सी देनी है, अगर वो अजीत डिसाइड कर रहा है तो अजीत सेपरेट्स 10 बैग्स विद सुजीत से पूछ लेना है। मैं अपने हिसाब से आपको दे दूं कोई भी 10, एक ही ब्रांड क्यों नहीं चाहिए, माइंड में रखना। डिस्क्रिप्शन आपने दे दिया, अंबुजा सीमेंट ही चाहिए। द गुड्स मस्ट बी कंसिडर एज स्पेसिफिक गुड्स। आपको 10 ब्रांड दिखाइए, अनस्पेसिफिक है, अनस्पेसिफिक में से पहले आपने स्पेसिफिक करना है आपको एग्जैक्टली कौन सी ब्रांड की चाहिए। तो आपने मान लीजिए अंबुजा सीमेंट सिलेक्ट की है, तो उस अंबुजा सीमेंट की सेलर के पास 400 बैग्स है। अब 400 बैग में से वो कौन सी 10 खुश नसीब बैग होगी जो सेलेक्ट करके सेपरेट करके आपको देनी है। सेपरेट करना यानी अप्रोप्रिएशन करना। तो 400 में से वो 10 बैग्स कौन सी खुश नसीब 10 बैग्स कौन सी होगी, ये अजीत डिसाइड करता है, मान लीजिए सेलर डिसाइड करता है, तो बायर की कंसेंट ले लेनी। सुजीत को पूछ लेना है मैं अपने हिसाब से 10 निकाल के दे दूं या आप खुद निकाल के ले जा रहे हो, बोलो। इस तरीके से कंसेंट यानी कि एसेंट लेना जरूरी है। तो अजीत सेपरेट्स 10 बैग्स विद सुजीत एसेंट्स। द ओनरशिप ऑफ 10 बैग्स वुड पास टू बायर। बायर कौन है सर? सुजीत। एज सुन एज दिस इज डन, जैसे ही सेपरेशन कर दिया जाता है, 400 बैग्स में से 10 बैग्स अगर सेपरेट कर दी जाती है, अप्रोप्रिएशन कर दिया जाता है, एलोकेशन कर दिया जाता है, अलॉटमेंट कर दिया जाता है, उसी वक्त ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम सेलर टू द बायर। लेकिन कंसेंट लेना जरूरी है। फिर थोड़ा सा और वर्णन है, ये तो दोनों आमने सामने खड़े हो, तो सेलर और बायर मान लीजिए आमने सामने खड़े हैं, तब की ये सिचुएशन है, तब आप एसेंट कंसेंट सब ले सकते हैं। लेकिन मान लीजिए सेलर के सामने बायर ना खड़ा हो सकता है बायर कोई अदर सिटी वाला बंदा हो, कोई सिटी में से आपको ऑर्डर मिला हो और आपने ट्रांसपोर्ट थ्रू माल भेजना हो या कोई मिडल मैन से माल भेजना हो, तो कैसे करेंगे ये काम? इसमें क्या रूल्स हैं, एप्रोप्रिएशन कैसे होगा, गुड्स की ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है, ये समझना जरूरी है। सो सेक्शन, दूसरे सेक्शन पे चलते हैं। पहला सेक्शन हमने समझा, सेक्शन 23 सब सेक्शन 1। अब चलते हैं दूसरे और आखिरी सेक्शन पे, सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 of the Sale of Goods Act provides that where in pursuance of the contract the seller delivers the goods to the buyer or to the courier or other bailey। सेलर या तो डिलीवरी बायर को देगा, बायर अगर नहीं हो या मान लीजिए कोई डिस्टेंस प्लेस पे हो सकता है मिडल मैन की हेल्प ले, करियर की हेल्प ले, यानी कि मान लीजिए ट्रांसपोर्ट वाला हो, या हो सकता है अदर बेली, बेलमेंट के बेसिस पे भी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो भी एक तरीके से एज अ बेली अगर किसी को चीज देनी है। वेदर द नेम्ड ऑफ द बायर और नॉट, वेदर नेम्ड बाय द बायर और नॉट, ये सिचुएशन हो फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर एंड डज नॉट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल, ही इज डीम्ड टू हैव अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड द गुड्स टू द कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, हमने मेन डेफिनेशन में ये लिखा था, देखा था सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 में कि अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स होना चाहिए, तभी ओनरशिप ट्रांसफर मान जाए। कोई भी कंडीशन सेलर ने नहीं रखनी है, ठीक है, अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स होना जरूरी है, तभी ओनरशिप ट्रांसफर हुई है ऐसा माना जाएगा, बायर को ओनरशिप मिली। अब कभी कभी ऐसा होता है कि गुड्स आइदर दे आर डायरेक्टली डिलीवर्ड टू द बायर, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी मिडल मैन की मदद से अगर या करियर की मदद से या बेली की मदद से गुड्स आर डिलीवर्ड, तो वहां पे एक इम्पॉर्टेंट राइट होता है सेलर का, क्या वो राइट अपना रिजर्व कर रहा है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ बोल दिया कि ये राइट रिजर्व नहीं करना है सेलर। राइट reserve the right of disposal should not be reserved by the seller while making the transmission of the goods to the buyer। तभी वहां पे कह सकते हैं the ownership is transferred from one person to another person।
तो ये अधिकार नहीं यूज करना है सेलर को, अपना ये अधिकार का उपयोग नहीं करना है सेलर को। अगर ये अधिकार का उपयोग सेलर करता है तो वहां कंडीशनल एप्रोप्रिएशन हुआ है, अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन नहीं हुआ है, ऐसा माना जाता है। अब ये समझने की कोशिश करते हैं ये कैसा राइट होता है। Whether or not the seller has reserved the right of disposal over the goods even after delivering them to the courier is a question of fact depending on the circumstances of the cases। ये पता कैसे चलेगा कि सेलर ने ये राइट रिजर्व में रखा है या नहीं रखा है। जो भी चीज है उसको डिस्पोज करने के लिए, सेल करने के लिए सेलर ने अपने पास ये अधिकार रिजर्व में रखा है या नहीं रखा है। क्या ये अधिकार का उपयोग करने का जो उसके पास हक है उसको अनामत रखा है या नहीं रखा है। माल को बेचने का अधिकार उसने अनामत में रखा है या रिजर्व में रखा है या नहीं रखा है, कैसे पता चलेगा। मान लीजिए बायर जो है अहमदाबाद का बायर है और सेलर सूरत का है। अब सेलर ने ये चीज ट्रांसपोर्ट से यानी कि करियर की मदद से, ट्रांसपोर्ट की मदद से बायर को भेजना है। तो बायर के पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि जो चीज वो भेज रहा है इज गोइंग टू ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ द गुड्स टू द बायर in two ways। Number one, while making the disposal of the goods he may reserve the right। ये पहली सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन है he may not reserve the right of disposal। अब ये अधिकार का उपयोग वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो समझना है। whether or not the seller has reserved the right of disposal or not ये समझना है। ये कैसे पता चलेगा। सेलर अहमदाबाद के बायर को अगर चीज भेज रहा है, ट्रांसपोर्ट की मदद से भेज रहा है, तो जो बिल्टी बनती है, ट्रांसपोर्ट की जो रिसिप्ट बनती है, उस रिसिप्ट पे अगर सेलर अपना नाम रखता है, किसका नाम रखता है, सेलर अपने नाम की बिल्टी बनाता है, तो वहां कह सकते हैं कि उसने ये राइट का उपयोग किया है। ही हैज रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल। अगर आप अपने नाम से बिल्टी बनाते हो तो ओनरशिप आपकी रहेगी until and unless the goods are received by the buyer। ये समझने वाली पॉइंट है। अगर आप अपने नाम से कोई रिसिप्ट बनाते हो तो ओनरशिप आपकी ही है। अगर आपने बायर के नाम की रिसिप्ट बना दी, ट्रांसपोर्ट में माल डाला आपने और आपने बायर के नाम की रिसिप्ट बना दी, तो उसी वक्त जिस वक्त आपने बायर का नाम अंदर एंटर कर दिया है उसी वक्त ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू द बायर। वहां पे आपने अपना अनामत का अधिकार रखा नहीं है अपने पास। यू हैव नॉट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल। ऐसा अधिकार का उपयोग सेलर क्यों करना चाहेगा सर। अगर पता चले कि मान लीजिए ट्रांसपोर्ट में माल पहुंचते पहुंचते 3 दिन लगने वाला है एक सिटी से दूसरे सिटी से। ये तो हमने इंटर स्टेट की बात की, इंट्रा स्टेट भी हो सकता है। गुजरात से दिल्ली भेजना हो या गुजरात से आसाम भेजना हो, दूर हो, तो वहां 3 से 4 या 5 या हफ्ता लग सकता है माल को पहुंचने में। उस वक्त इंटरिम पीरियड में अगर ये पता चले कि जिस व्यक्ति को आप माल भेज रहे हो, अगर पता चले आपको कि वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है, तो आप अपने इस अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपने अपना नाम बिल्टी के ऊपर लिखा हो तो आप इस अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। आप उसी वक्त बीच में ही उस माल को किसी और को बेचना चाहे तो बेच सकते हैं। इसे कहते हैं राइट यू हैव रिजर्व फॉर डिस्पोजिंग ऑफ, सेलिंग ऑफ योर गुड्स। लेकिन अगर आपने बिल्टी पे अपना नाम रखा होगा तो आपको ये अधिकार मिलेगा। मीन्स आपने ओनरशिप अभी तक अपने पास ही रखी है जब तक बायर को ये चीज मिल नहीं जाती है। तो ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी। अगर ये अधिकार का उपयोग सेलर नहीं करता है तो उसी वक्त ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है जिस वक्त ट्रांसपोर्ट में माल चढ़ा दिया, यानी कि करियर को माल मिल गया है। इसका ये मतलब हुआ कि बायर को माल मिल गया है। ठीक है। और अगर आप ये अधिकार का उपयोग करते हैं तो आपने कंडीशनल एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स किया है, जिसकी वजह से यूं कह सकते हैं कि द ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड एज एंड व्हेन यू हैव मेड द एप्रोप्रिएशन। आपने जिस वक्त एप्रोप्रिएशन कर दिया है, मान लीजिए आपने ट्रांसपोर्ट में माल चढ़ा दिया है लेकिन बिल आपने अपने नाम का बनाया है, तो उस वक्त ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। ओनरशिप तभी ट्रांसफर होगी जिस वक्त आप बायर को ये चीज मिल जाए, उस वक्त ओनरशिप ट्रांसफर। तो ये ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है, ये सबसे क्रिटिकल पॉइंट है पूरे एक्ट के अंदर, और ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं।
वेयर द सेलर टेक्स आउट द रेलवे रिसिप्ट और बिल ऑफ लेडिंग इन हिज ओन नेम। मैंने आपको ये जो समझाया वही चीज रिपीट हो रही है यहाँ पे, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी एक बार रीड आउट कर देते हैं। वेयर द सेलर टेक्स आउट द रेलवे रिसिप्ट और बिल ऑफ लेडिंग इन हिज ओन नेम। मैंने अभी जैसे आपको समझाया कि सेलर जिस वक्त माल चढ़ाता है या रेलवे से या कोई ट्रांसपोर्ट की मदद से, तो जो भी रिसिप्ट बन रही है, रिसिप्ट हो सकती है या बिल ऑफ लेडिंग, अगर आप पोर्ट से अगर माल भेज रहे हैं, सी रूट से अगर माल भेज रहे हैं तो आपको बिल ऑफ लेडिंग मिलता है। तो इन जितने भी डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स जो हैं, जैसे रेलवे रिसिप्ट है, बिल ऑफ लेडिंग है, डॉक वारंट है, वगैरह वगैरह, तो उनके ऊपर अगर सेलर का नाम रख दिया जाता है, सेलर अपना नाम रखवाता है, तो द प्रिजम्पशन दैट द सेलर हैज रिजर्व्ड द राइट ऑफ डिस्पोजल। बेचने का अधिकार उसने अपने पास रखा है, वो चाहे तो बीच में से किसी और को माल बेचना हो, थर्ड पार्टी को बेचना हो तो बेच सकता है। And in such a case, the ownership of goods shall not pass. Ownership of goods will not be passed. Similarly, if the railway receipt or bill of lading is in the name of the buyer, अगर बायर के नाम की रसीद बनाता है सेलर, but is sent through the bank with the instruction that the same are to be delivered to the buyer on payment of the price or acceptance of the bill, the property in the goods will not pass to the buyer until and unless he makes the payment or accepts the bill of exchange. अब यहाँ पे बायर के नाम की रिसिप्ट बनाई जाती है, हो सकता है बायर जो है उसको आप नहीं पहचानते हो, शायद पहला ट्रांजैक्शन हो, ये सिचुएशन भी होती है। बोथ आर अननोन पार्टीज, ना बायर सेलर को जानता है ना सेलर बायर को जानता है। तो सेलर इस सिचुएशन में क्या कर सकता है, हो सकता है उसने बायर का नाम का बिल बना दिया हो, लेकिन यहाँ पे मदद ली जा सकती है किसी मिडल मैन की। मिडल मैन हो सकता है बैंक हो, और बैंक को ये सूचना दे दी जाए कि भाई that with the instruction that the same are to be delivered to the buyer on payment of the price। अगर प्राइस पे कर दी जाती है फिर ही उसको डिलीवरी देनी है। या बिल ऑफ एक्सचेंज अगर एक्सेप्टेंस उसका हो जाता है, कोई इंस्ट्रूमेंट के थ्रू अगर प्रोसेस करनी है, तो वो अगर उसको जब तक एक्सेप्टेंस ना हो जाए बिल ऑफ एक्सचेंज का, तब तक उसको डिलीवरी नहीं देनी है। द प्रॉपर्टी इन द गुड्स विल नॉट बी पास टू द बायर अनटिल अनलेस ही मेक्स द पेमेंट। यानी पेमेंट करेंगे तो ओनरशिप ट्रांसफर होगी, ऐसी इंस्ट्रक्शन सेलर रख सकता है। और ये वैलिड है। क्यों वैलिड है? क्योंकि रिस्क है, बायर अननोन है। अगर बायर को माल आपने दे दिया और बायर ने पेमेंट नहीं किया, तो ऐसा मार्केट में ज्यादातर होता है। बोथ पार्टीज आर अननोन। कितनी बार पेपर में भी आता है, न्यूज़पेपर में भी आता है कि भाई अहमदाबाद की पार्टी ने कलकत्ता की एक पार्टी को क्रेडिट पे गुड्स दिए, और फिर सामने वाली पार्टी ने यानी बायर ने पेमेंट ही नहीं दिया। 5 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का माल लिया हो लेकिन पेमेंट नहीं करते। ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि जब तक पेमेंट आपको नहीं मिलेगा, ओनरशिप आपको ट्रांसफर नहीं की जाएगी, पोजीशन ऑफ द गुड्स भी आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से मिडल मैन का आप उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, और इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं अपने बिजनेस में। तो हम पहली सिचुएशन की जो हमने डिस्कशन की, अप्रोप्रिएशन, हमने पहला अप्रोप्रिएशन करने का अधिकार किसका था? सेलर का, उसकी चर्चा कर रहे थे। जब सेलर अप्रोप्रिएशन करता है विद द एसेंट ऑफ बायर, वो सिचुएशन की अभी हमने डिटेल में चर्चा की। दूसरा अप्रोप्रिएशन करने का अधिकार किसका है? अप्रोप्रिएशन बाय द बायर विद द सेलर्स एसेंट। अप्रोप्रिएशन बायर कर सकता है, लेकिन बायर भी अप्रोप्रिएशन कब करेगा? सर, जब सेलर की एसेंट मिले, कंसेंट मिले। एप्रोप्रिएशन करने के दो तरीके हैं दोस्तों, या तो सेलर एप्रोप्रिएशन करेगा लेकिन बायर की कंसेंट लेके, या तो बायर एप्रोप्रिएशन करेगा सेलर की कंसेंट लेके। पूछना पड़ेगा एक दूसरे को, क्या आप सेपरेट करके माल भेज रहे हो, या मैं अपने हिसाब से 10 डब्बे निकाल लूं ऑयल के, राजमोती के, रिफाइंड ऑयल के, मैं निकाल लूं आपके गोडाउन में जाके, या आप खुद मुझे निकाल के भेजेंगे? बोलो। तो ये एप्रोप्रिएशन का मतलब यही है। तो या तो आप एप्रोप्रिएशन करेंगे खुद गोडाउन में जाके, खुद ही गोडाउन मैन बन जाएंगे, वेयरहाउस मैन बन जाएंगे, और अपने हिसाब से एप्रोप्रिएशन कर लेंगे। ऐसा भी होता है, नॉर्मली करते हैं कुछ बायर, जो सेलर होते हैं उनके गोडाउन में चले जाते हैं, मैं अपने हिसाब से 10 डब्बे निकाल लेता हूँ या 10 बैग निकाल लेता हूँ। इस तरीके से भी एप्रोप्रिएशन हो सकता है। वेयर द गुड्स आर ऑलरेडी इन द पोजीशन ऑफ द बायर, एज इन द केस वेयर ही इज द वेयरहाउस मैन ऑफ द सेलर। हो सकता है जो बायर हो वो उसका गोडाउन मैन ही हो वो नौकरी करता हो सेलर के अंडर ही, और वो वेयरहाउस कीपर है, वेयरहाउस मैन है, और माल ऑलरेडी, गुड्स की पोजीशन ऑलरेडी बायर के पास ही है। ऐसा भी हो सकता है। द गुड्स कैन बी अप्रोप्रिएटेड बाय द बायर विद द कंसेंट ऑफ द सेलर।
वेयरहाउस में न भी हो तो एक एक जनरल बायर भी हो तो वो भी विद द परमिशन विद द एसेंट ऑफ द सेलर ये करना चाहे तो कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सेलर परमिशन देना चाहिए। अगर सेलर परमिशन नहीं देता है तो वहां ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल 800 bags of rice belonging to Amit are stored in Sumit's warehouse। ठीक है, सुमित का वेयर हाउस है, सुमित का गोडाउन है, यूं समझ लीजिए। और अमित जो है, अमित सेलर है। तो ये जो सेलर है उसके 800 बैग वेयर हाउस कीपर के पास, वेयर हाउस मैन के पास पड़े हुए हैं, उसके गोडाउन में पड़े हुए हैं। अमित सेल्स 200 बैग्स ऑफ राइस टू सुमित। अमित ने सेलिंग किया 200 बैग राइस टू द सुमित। सिंस सुमित इज इन पोजीशन ऑफ द गुड्स, गुड का पोजीशन सुमित के पास ही ऑलरेडी, ओनरशिप अमित की है, सेलर की है, लेकिन पोजीशन किसके पास है? सुमित के पास है। सो सुमित इज इन पोजीशन ऑफ द गुड्स, he may with the Amit's as consent appropriates 200 bags। He may with Amit's consent appropriate 200 bags। Here the property in goods will pass from Amit to Sumit as soon as the appropriation is done। तो ये समझना जरूरी है कि पोजीशन किसकी है और ओनरशिप किसकी है। यहाँ ओनरशिप सेलर की है, अमित की, लेकिन जो चीज है, चीज का पोजीशन है यहाँ पे वेयर हाउस मैन के पास है, यानी कि गोडाउन कीपर के पास है। तो पोजीशन इसके पास है। तो सुमित इज इन पोजीशन ऑफ द गुड्स, ही मे विद अमित कंसर्न अप्रोप्रिएट 200 बैग्स। तो उसे सिर्फ अमित को यही पूछना है, मैं अपने हिसाब से 200 बैग निकाल लूं, आप परमिशन दे दीजिए तो मैं निकाल लूं। हाँ हाँ ठीक है, निकाल लो, एक ही बात है, आप निकाल लो मैं निकाल लूं, सब एक ही बात है। तो इस तरीके से परमिशन मिल जाए तो आप उसमें 800 बैग में से 200 बैग अपने आप निकाल के उसका अलॉटमेंट, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका अप्रोप्रिएशन, उसका इस तरीके से अलॉटमेंट कर सकते हैं, एलोकेशन कर सकते हैं। हियर द प्रॉपर्टी इन गुड्स विल पास फ्रॉम अमित टू सुमित एज सुन एज द अप्रोप्रिएशन इज डन। जैसे ही जो अप्रोप्रिएशन हो गया, सुमित ने अप्रोप्रिएशन कर दिया है, यहाँ बायर अप्रोप्रिएशन कर रहा है सेलर की मदद से, तो उस वक्त, उसी वक्त प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जा रही है फ्रॉम सेलर टू द बायर। सो ये पूरी चर्चा से क्लियर हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा किया आज हमने। और ये चर्चा आपने इस तरीके से डिटेल में एग्जाम में भी करनी है। अगर अनस्पेसिफिक गुड्स, फ्यूचर गुड्स या कंटिंजेंट गुड्स के रूल्स अगर आपको पूछे तो आपने सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 के हिसाब से चर्चा करनी है, जो जिसमें सिंपल चर्चा की हुई है। गुड्स का डिस्क्रिप्शन आपने दे देना है कि आपको किस प्रकार का गुड्स चाहिए, और अल्टीमेटली अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स होना चाहिए, उसकी बेसिक चर्चा की गई है। और दूसरी जो है सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 है, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट की बात की हुई है। वो राइट ऑफ डिस्पोजल जो है सेलर का, वो हो सकता है रिजर्व करे या ना करे। सेक्शन कह रहा है कि नहीं करना है, ये अधिकार सेलर ने अपने पास नहीं रखना है, और नहीं रख के ये अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स करना है, ओनरशिप ट्रांसफर करनी है। इसकी चर्चा हमने आज की। सो इट इज क्लियर दैट द प्रॉपर्टी इन गुड्स कैन नॉट पास इन अनएसर्टेन गुड्स। इट इज इन फैक्ट एन एग्रीमेंट टू सेल। It becomes sale only when the goods are ascertained and unconditionally appropriated to the contract। ये पूरा चैप्टर जो है ट्रांसफर, रूल्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का जो पूरा चैप्टर है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का, इसके अंदर इसको पढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले टाइप्स ऑफ गुड्स अच्छे से पढ़ लें। जैसे कि स्पेसिफिक गुड्स क्या है, एग्जिस्टिंग गुड्स क्या है, स्पेसिफिक गुड्स क्या है, अनस्पेसिफिक गुड्स क्या है, फ्यूचर गुड्स क्या है, कंटिंजेंट गुड्स क्या है, ये सारे गुड्स की डेफिनेशन एग्जाम्पल्स के साथ जब तक आप नहीं समझ लेंगे अच्छे से, ओनरशिप कब ट्रांसफर हो रही है, कैसे ट्रांसफर हो रही है, इसके रूल्स आप बारीकी से नहीं समझ पाएंगे दोस्तों। सो द प्रॉपर्टी इन गुड्स कैन नॉट पास इन अनएसर्टेन गुड्स। अनएसर्टेन गुड्स होंगे तो कभी भी प्रॉपर्टी पास नहीं होगी, ट्रांसफर नहीं होगी, जब तक गुड्स एसर्टेन नहीं होते। ठीक है, ये हमने आगे 10 बार चर्चा कर ली है, रिपीट नहीं करूंगा। प्रॉपर्टी तभी पास होगी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ओनरशिप तभी पास होगी जब गुड्स एसर्टेन हो जाएंगे, निश्चित हो जाएंगे, स्पेसिफिक हो जाएंगे, आपको एग्जैक्टली क्या खरीदना है। इट इज इन फैक्ट एन एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल माना जाएगा अगर गुड्स आर अनस्पेसिफिक, अनएसर्टेन, फ्यूचर गुड्स हैं, कंटिंजेंट गुड्स हैं, ऐसी सिचुएशन है तो वो एग्रीमेंट टू सेल होगा।
और वो वहीं सीमित रह जाएगा, वो कभी सेल बन ही नहीं पाएगा। वो सेल कब बनेगा? Agreement to sell will become sale only when the goods are ascertained and unconditionally appropriated to the contract। तभी पॉसिबिलिटी है, तभी अप्रोप्रिएशन हो पाएगा और तभी ओनरशिप भी ट्रांसफर होगी फ्रॉम सेलर